कहानी की शुरुआत जेल में होती है, जहां सबसे पहले हमारी मुलाकात ऑगस्ट टिलमन नाम के एक हैंडसम कैदी से होती है। ऑगस्ट हमेशा की तरह आज भी बेड के नीचे लटक कर रहने की प्रैक्टिस कर रहा है। कुछ देर बेड तले लटके रहने के बाद ऑगस्ट अन्य कैदियों के साथ काम करने वेयरहाउस में जाता है। यहाँ ऑगस्ट ने चुपके से एक नंबर प्लेट को तोड़ा और इसे ये कहते हुए डस्टबिन में डाल दिया, ये डैमेज्ड पीस है। ऑगस्ट हर रोज यही ट्रिक काम में लेते हुए कई नंबर प्लेट्स डंप कर चुका था और आज इन्हें डिस्पोज करने के बहाने डस्टबिन लेकर रवाना होता है। इधर ऑगस्ट डस्टबिन लेकर रवाना हुआ और उधर एक खूबसूरत लड़की डोरे डालकर गार्ड्स का ध्यान भटकाती है। इसी दौरान जब गार्ड्स का ध्यान लड़की पर था तो ऑगस्ट ने कुछ नंबर प्लेट्स उठाई और झट से एक पुलिस वैन के नीचे छिप गया। ऑगस्ट ने नंबर प्लेट्स जोड़कर अपनी पीठ का कवर बना लिया। कुछ दूर चलने के बाद जब वैन रुकी तो ऑगस्ट बाहर निकला और उसने ड्राइवर के साथ साथ पैसेंजर सीट पर बैठी लड़की को भी मार डाला। सीन शिफ्ट होता है और हम मिलते हैं रे जकानेली नाम के इस शख्स से, जो कभी पुलिस में एक मार्शल हुआ करता था, लेकिन बेचारे को एक क्राइम सीन पर चोरी के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। तभी यहाँ करंट डेप्यूटी मार्शल चार्ली आता है। चार्ली रे के पास जेल से भागे हुए ऑगस्ट टिलमन को पकड़ने के लिए रे से मदद मांगने आया था। रे हामी भरने के बाद चार्ली उसे लेकर ऑफिस गया और जेल में बंद कुछ क्रिमिनल्स की लिस्ट रे को थमाई। चार्ली चाहता था कि रे टीम के लिए अपनी पसंद के लोग चुने। लिस्ट में सभी लोग क्रिमिनल थे और सब के सब एक नंबर के एस्केप आर्टिस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि चार्ली का मानना था कि एक भगोड़े के भागने के रास्ते दूसरे भगोड़े से बेहतर थोड़ी ना कोई जान सकता है। आगे हमें अमेरिका की जेलों में बंद 4 बेहतरीन एस्केप आर्टिस्ट से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जिनमें फाइटर गंडरसन, वेपन स्मगलर शिया डेनियल्स, ट्रैकिंग एक्सपर्ट फिनोमिना उर्फ फिली और बिहेवियरिस्ट डॉक्टर लॉयड लोवरी शामिल थे। रे और चार्ली ने इन चारों को एक जगह बुलाया और अपने ऑगस्ट टिलमन को पकड़ने के मिशन के बारे में बताया। चार्ली इन्हें ऑफर देता है कि अगर उन्होंने टिलमन को पकड़ने में पुलिस की मदद की तो उन्हें एक लग्जरी जेल में भेज दिया जाएगा और सजा भी कम करवा दी जाएगी। ये सुनकर चारों एक्साइटेड हो गए और उन्होंने तुरंत ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। आगे चार्ली ने उन्हें ड्यूटी के दौरान मोबाइल फोन देने का वादा किया और मिशन डिस्कस करने लगा। इसी दौरान जूलियाने सिम्स नाम की लड़की, जो मिशन में रिसर्च एनालिस्ट थी, वो ऑफिस में आई और बताने लगी कि टिलमन के एक चाइल्डहुड फ्रेंड जोन फेल्प्स की किसी ने पीट कर हत्या कर दी है। ये सुनकर पूरी टीम तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना होती है। क्राइम सीन पर उन्हें फ्रिज पर मैक्सिकन सिटी का नाम लिखा हुआ मिला। ये देखकर डॉक्टर लॉयड बताता है कि टिलमन ने ये सब सिर्फ हमारा ध्यान भटकाने के लिए किया है। इसके अलावा इन सब चीजों का कोई मतलब नहीं है। इसके साथ ही हमें एक टेबल के नीचे छिपा मोबाइल फोन दिखाई देता है, जो टिलमन ने पुलिस की बातें सुनने के लिए फिट किया हुआ था। तभी सिम्स रे को कॉल करके एक बैंक डकैती की जानकारी देती है, जो टिलमन के अरेस्ट होने से ठीक पहले हुई थी। सिम्स और इन्फॉर्मेशन निकालने में लग जाती है और बाकी की टीम एक रेस्टोरेंट में पेट पूजा करने जाती है। इसी बीच चार्ली को गंडरसन के सॉक्स में चाकू छिपा हुआ दिखाई देता है। चिंदी चोर वाली हरकतें देख चार्ली ने गंडरसन को वापस हथकड़ी लगा दी। इधर टिलमन अब अपने दूसरे दोस्त जिम्बो के घर पहुंच चुका है। टिलमन उसे टॉर्चर करते हुए 1 साल पहले लूटे हुए पैसों के बारे में पूछ रहा था, लेकिन जब जिम्बो ने मुंह नहीं खोला तो टिलमन ने इसे भी एक कील और हथौड़ी की मदद से मार डाला। कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। इस बार रे ने टिलमन का छिपाया फोन ढूंढ निकाला और उसे धमकी दी कि बेटा कर लो थोड़े दिन और मस्ती, मिलते हैं जल्द ही। इसके बाद टीम सीधे उस बैंक की कैशियर कार्मेन के घर जाती है, जिसमें 1 साल पहले डकैती हुई थी। घर में जाने के बाद कार्मेन का बॉयफ्रेंड पुलिस को बातों में उलझाने लगा और इसी बीच कार्मेन घर से भाग गई। लेकिन बेचारी कुछ ही दूर जाने के बाद वापस कानून के लंबे हाथों की पकड़ में आ गई। अब पूछताछ के दौरान बिहेवियरिस्ट डॉक्टर लॉयड ने उसके हाव भाव से पता लगाया कि उसका टिलमन और बैंक चोरी में कोई लेना देना नहीं है। इसी बीच सिम्स और उसकी साथी एरिका रीड को पता चलता है कि बैंक रॉबरी में काइल टेरो नाम के शख्स का हाथ था। एरिका बताती है कि काइल चोरी के सिर्फ 1 हफ्ते बाद नौकरी भी छोड़ गया और उसके बाद से अब तक उसका कोई अता पता नहीं है। दूसरी तरफ हम टिलमन को देखते हैं, जो अब काइल के घर बैठा उसके बीवी बच्चों को धमका रहा था। इधर टीम अब काइल को ढूंढने निकलती है, लेकिन उन्हें काइल की कोई खबर नहीं मिलती। लेकिन तभी फिली कहती है कि मुझे बार में ले चलो, क्योंकि वहां हम काइल के भाई फ्रैंक से कुछ बातें उगलवा सकेंगे। दरअसल फ्रैंक एक बार में काम करता है और वही काइल के पैसों को ठिकाने लगाने का काम भी करता है।
अब डॉक्टर लॉयड और फिली कपल बनकर फ्रैंक के स्टोर में जाते हैं और फिली ने अपना जलवा बिखेरना शुरू कर दिया। फिली लगातार फ्रैंक को घूरे जा रही थी। उसका पैंतरा काम कर गया और बार बंद होने के बाद फ्रैंक उसे एक रूम में ले गया। अब यहां फिली ने फ्रैंक के साथ रोमांस शुरू किया और मौका पाकर उसका फोन अपने कपड़ों में छिपा लिया। इसके बाद फिली वॉशरूम के बहाने बाहर आई और फटाफट काइल के नंबर या किसी भी प्रकार की दूसरी इंफॉर्मेशन खोजने लगी। लेकिन इसी बीच फ्रैंक बाहर आ गया और फिली का गला पकड़कर उसकी सच्चाई पूछने लगा। लेकिन इसी बीच फिली ने चार्ली को मैसेज पर इस बारे में इन्फॉर्म कर दिया, जिसके चलते कुछ ही मिनट में पूरी टीम यहां पहुंच गई और फ्रैंक को पकड़ लिया गया। इसके बाद इन लोगों ने फ्रैंक से काइल का पता पूछा और उसके घर पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें नाकामी ही हासिल हुई, क्योंकि टिलमन कुछ देर पहले ही काइल की पत्नी को बांधकर काइल और उसकी बेटी के साथ फरार हो चुका था। काइल की पत्नी ने पुलिस से उसका चेहरा भी बताया। यहां पुलिस को पता चलता है कि टिलमन के साथ एक लड़की भी है जो शुरू से ही उसका साथ दे रही है। ये वही लड़की है जो टिलमन के जेल से भागते समय गार्ड्स का ध्यान भटकाने का काम कर रही थी। और अब पुलिस को पता चला कि टिलमन उस लड़की के साथ कनाडा बॉर्डर की तरफ जा रहा है। ऐसे में रे कहता है कि हमें कैसे भी करके टिलमन से पहले बॉर्डर पर पहुंचना होगा। टीम ने बगैर टाइम वेस्ट किए बॉर्डर की तरफ रवानगी ली और टिलमन से पहले पहुंचकर खड़े हो गए। टिलमन बॉर्डर के पास ही एक गैस स्टेशन पर खड़ा अपनी कार में फ्यूल भर रहा था। काइल और उसकी बेटी भी टिलमन की ही गाड़ी में थे। तभी पुलिस ने उसे दबोच लिया और सरेंडर करने के लिए कहने लगी। लेकिन तभी उन्हें पता चलता है कि टिलमन ने काइल की बेटी पर बम सेट किए हुए थे और इसका डेटोनेटर बटन टिलमन के फोन में था। टिलमन पुलिस पर हंसने लगा, लेकिन रे अब भी उसे बंदूक दिखाते हुए डराने की कोशिश कर रहा था। ऐसे में चार्ली ने कमान संभाली और रे को बंदूक नीचे करने का ऑर्डर दिया। तो रे बंदूक नीचे करने के बाद जब टिलमन भागने की कोशिश कर रहा था तो चार्ली ने उसके कंधे पर गोली मार दी और टिलमन दबोच लिया गया। फर्स्ट एपिसोड के अंत में हम देखते हैं कि डॉक्टर लॉयड पहले से थोड़ी लग्जरी जेल में खड़ा अपनी बेटी से बात कर रहा है। फिली एक कंप्यूटर में अपना बैंक बैलेंस चेक कर रही है और शिया एक कमरे में अपनी गर्लफ्रेंड की फोटो लिए हुए सजा में बचा हुआ समय गिन रहा था। दूसरी तरफ चार्ली के साथ गाड़ी में बैठा रे उसे बताता है कि मैंने क्राइम सीन से चोरी इसलिए की क्योंकि मैं अपनी बेटी को गाड़ी दिलवाना चाहता था। दूसरे एपिसोड की शुरुआत क्लेटन पेनिटेंशरी नामक जेल से होती है, जहां मेडिकल स्टाफ जेवियर प्राइस नामक के कुख्यात हत्यारे को फांसी देने की तैयारी कर रहा था। लेकिन जेवियर की शक्ल पर इस बात का बिल्कुल भी खौफ नहीं दिख रहा था। दरअसल जेवियर के दिमाग में डरने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं थी। उसके दिमाग में तो अलग ही खिचड़ी पक रही थी। फांसी के दिन जेवियर कुछ सामान बटोर रहा था। फांसी देने से पहले जेल में बिजली व्यवस्था चेक की जा रही थी और इसी बीच जेवियर ने अपने सेल में आग लगा ली और जानबूझकर अपना हाथ भी जला लिया, जिसके चलते उसे इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया। लेकिन इलाज के दौरान उसने डॉक्टर पर हमला किया और उसे बेहोश करने के बाद एक छोटे डक्ट से होते हुए भागने लगा। बाहर निकलने के बाद सब कुछ ठीक था, लेकिन एक लड़की ने उसे पहचान लिया, मगर जेवियर ने लड़की को शोर मचाने से पहले ही शांत कर दिया और उसकी गाड़ी लेकर भाग निकला। सीन पुलिस स्टेशन पर शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि पुलिस ने जेवियर के सर्च ऑपरेशन में मदद के लिए शिया और डॉक्टर लॉयड को एक बार फिर से बुलाया है। यहां दोनों को पता चलता है कि फिनी ने जेल में मिली आजादी का गलत फायदा उठाया और कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की मदद से पैसे चोरी किए। चार्ली ने एरिका से कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करवाया और उसे टीम में शामिल कर लिया। इसके बाद पूरी टीम को जेवियर का इंट्रोडक्शन करवाया गया और बताया गया कि वो जेल से भागा कैसे। लेकिन एरिका सजेस्ट करती है कि इतनी जानकारी हमारे लिए काफी नहीं होगी, हमें जेवियर की वाइफ से मिलना चाहिए। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेवियर अपने घरों में से एक को आग लगा रहा है। इधर पुलिस की टीम जेवियर की वाइफ के पास जाती है, लेकिन उसका मानना था कि उसका पति तो देवता समान इंसान है, वो कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकता। तभी सिम्स रे को फोन पर बताती है कि मुझे एक घर के बारे में पता चला है जो कि जेवियर ने 1 साल पहले किसी ऑक्शन में खरीदा था। टीम तुरंत घर की लोकेशन पर पहुंची, लेकिन तब तक घर पूरी तरह से खाक हो चुका था। फोरेंसिक टीम को राख के बीच सिर्फ ये एक बक्सा मिला। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेवियर एक खड्डा खोद रहा है और पास ही में बैठी एक लड़की अपनी जान की भीख मांग रही है।
लेकिन जेवियर ने सब बातें इग्नोर करते हुए लड़की की गर्दन तोड़कर उसकी जान ले ली। दूसरी तरफ पुलिस की टीम जेवियर को ढूंढते हुए एक दुकान पर पहुंचती है, जहां दुकानदार उन्हें बताता है कि जेवियर यहां आया था और उसने एक कुल्हाड़ी का प्राइस टैग बदलने के बाद मेरे ऊपर हमला भी किया। तभी सिम्स रे को फोन करके एक और प्रॉपर्टी के बारे में बताती है, जिसे जेवियर ने एक सुनसान इलाके में हाल ही में खरीदा है। चार्ली और रे तुरंत घर की लोकेशन पर पहुंचे, जहां तहखाने में उन्हें एक लड़की मिली। लड़की इतनी ज्यादा डरी हुई थी कि उसमें जेवियर से जुड़ी कोई भी बात पुलिस को बताने की हिम्मत नहीं थी। पुलिस स्टेशन आने के बाद जांच पड़ताल में टीम को 2 और लड़कियों की मौत के बारे में पता चलता है, जिनमें से एक को जिंदा जलाया गया तो दूसरी को जिंदा दफन किया गया था। अब पुलिस को यह तो पता चल चुका था कि जेवियर सिर्फ लड़कियों को टॉर्चर करने और उन्हें मारने में इंटरेस्टेड था। साथ ही साथ डॉक्टर लॉयड बताता है कि जेवियर अपनी वैश्या मां से काफी नफरत करता है, क्योंकि उसकी मां ने बचपन में उसे काफी टॉर्चर किया था और वो अपनी रंगरेलियां मनाने के लिए जेवियर को कभी भी किसी भी शेल्टर में छोड़कर चली जाया करती थी। शायद इसीलिए जेवियर को लड़कियों से इतनी नफरत है, खासकर प्रोस्टिट्यूट से। सबकी बातें सुनने के बाद चार्ली उन सभी लड़कियों की लिस्ट निकालने के ऑर्डर देता है जो पिछले 1 साल में जेवियर के घर के आसपास से गायब हुई है। कुछ ही देर में सिम्स पिछले 6 महीनों में गायब हुई लड़कियों के रिकॉर्ड्स लेकर आती है। रिकॉर्ड्स देखकर लॉयड बताता है कि जेवियर हर लड़की की कुछ न कुछ निशानी जरूर अपने पास रखता था। इसके बाद पूरी टीम जेवियर के घर तलाशी लेने जाती है। यहां उसकी वाइफ ने ऐतराज तो किया, लेकिन पुलिस ने फिर भी खोज जारी रखी। यहां जेवियर के आर्ट कलेक्शन में उन्हें एक लड़की का टूटा हुआ दांत, नाखून और बाल मिले। रे कहता है कि हमें इन चीजों का DNA टेस्ट करवाना चाहिए, ताकि जल्दी से जल्दी तीसरी मिसिंग लड़की का पता लगाया जा सके। इसी बीच टीम के हाथ एक वीडियो लगती है, जिसमें जेवियर एक लड़की को टॉर्चर करते हुए दिख रहा था। वीडियो काफी डार्क थी, तो इसमें लोकेशन के बारे में कुछ खास इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन बैकग्राउंड नॉइज सुनकर रे बताता है कि वीडियो में ट्रेन जैसा हॉर्न सुनाई दे रहा है, यानी ये जगह किसी रेलवे ट्रैक के आसपास मौजूद है। इसके बाद सिम्स एक लिस्ट निकाल कर लाई। इसी दौरान लॉयड एरिका से बात करने की कोशिश में उससे पूछता है कि तुमने हाल ही में अपना बच्चा खोया है ना? ये सुनकर एरिका आग बबूला हो गई और लॉयड को पीटने लगी। अब जब एरिका ने काम के दौरान अपने साथी से मारपीट की तो चार्ली ने उसे हथकड़ी पहना दी। रे और चार्ली ने हर घर में जांच की, लेकिन एक भी घर में उन्हें जेवियर या कोई लड़की नहीं मिली। तभी सिम्स कॉल पर उन्हें बताती है कि हमने जो आवाज सुनी वो असल में ट्रेन की नहीं, बल्कि इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद किसी फैक्ट्री के हॉर्न की थी। अब जब सिम्स को प्रॉपर एरिया के बारे में पता चल गया तो उसने जेवियर द्वारा किडनैप की गई लड़की का नाम पता भी निकाल लिया। इंडस्ट्रियल एरिया से गायब हुई इस लड़की का नाम एंड्रिया था। एंड्रिया अभी जिंदा थी और जेवियर उसे खूब टॉर्चर कर रहा था। अब जब टीम सिम्स के बताए घर पहुंची तो जेवियर ने घर में आग लगा दी और एंड्रिया को लेकर भागने की कोशिश में जुट गया, लेकिन पुलिस ने हर तरफ अपने आदमी खड़े कर रखे थे। ऐसे में जेवियर एंड्रिया को आंगन में छोड़कर छत की तरफ भागने लगा। चार्ली ने एंड्रिया को बचाया और रे जेवियर के पीछे गया। अब सारे रास्ते बंद होने के बाद जेवियर ने भागने के लिए खिड़की से छलांग मार दी, लेकिन यहां शिया खड़ा था, जिसने एक ही मुक्के में उसे ढेर कर दिया। जेवियर को अरेस्ट करने के बाद चार्ली ने उससे कहा कि तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है। अपनी बची हुई जिंदगी खतरनाक जेल में काटने के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि वहां तुम्हें ठीक वैसी ही यातनाएं दी जाएगी जैसी कि तुमने मासूम लड़कियों को दी थी। एपिसोड के अंत में चार्ली एरिका की बात करते हुए रे से बताता है कि कैसे एरिका ने अपने पिता के हत्यारों को अकेले ही ढूंढा और बड़ी ही बहादुरी से सबको मार गिराया। एरिका की कहानी और बहादुरी सुनने के बाद रे उसके पास गया और कहने लगा कि तुम अगर अपने गुस्से पर काबू कर सकती हो तो तुम्हें वापस टीम में जगह मिल सकती है और तुम्हारी सजा भी माफ की जा सकती है। एरिका ने रे की बात मान ली और अपने गुस्से पर कंट्रोल करते हुए टीम में रहने के लिए अग्री हो गई। इसी के साथ दूसरे एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। और अधिक जानना चाहते हैं तो बता दे कि ये कहानी 2011 में आई ब्रेकआउट किंग्स नामक एक वेब सीरीज के 2 एपिसोड्स की थी। अब अगर आप सीरीज के अन्य एपिसोड्स भी देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 जरूर लिख दीजिएगा। हम जल्द से जल्द वीडियो लाने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप चैनल की अन्य वीडियोस के साथ एंजॉय कर सकते हैं। धन्यवाद।